हाँ, अच्छा घबरा मत रखा। कल हमने स्प्रिंग स्टार्ट किया था, आईओसी का बेसिक आपको बता दिया था, एक बार रिकैप कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था आईओसी 3 चीजों के साथ डील करता है। पहला था ऑब्जेक्ट क्रिएशन, दूसरा था डिपेंडेंसी सेटिस्फेक्शन और तीसरा था लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। बेसिक प्रीमाइज ये थी कि किसी भी एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन प्रोग्रामर के मोर देन 50% एफर्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में या उन्हें यूजेबल बनाने में जाते हैं। अगर ये काम हम किसी थर्ड पार्टी के ऊपर डेलीगेट कर दें तो एज ए प्रोग्रामर हम फ्री हो जाएंगे, हम मोर प्रोडक्टिव वर्क कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। उसके लिए आईओसी का कॉन्सेप्ट आपको दिया गया था, सारी एडवांटेजेस आपको बताई गई थी। आपको बताया गया था आईओसी का अगर हम यूज करेंगे तो पहले हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, दूसरी एडवांटेज थी रीयूजेबिलिटी बढ़ जाएगी ऑब्जेक्ट्स की, तीसरा था मेंटेनेंस सिंप्लीफाई हो जाएगी क्योंकि जो डिपेंडेंसी अभी तक हम प्रोग्रामेटिकली क्रिएट कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू मैंने ये सारी चीज एक्सप्लेन भी की थी, पूरा प्रोसीजर आपको बताया था। आगे की चीज देखने के लिए पहले थोड़ा सा सिंटैक्स समझते हैं। कल मैंने जो एप्लीकेशन बनाई थी उसमें हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाई थी, उसमें मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिख दी थी लेकिन आपको एक्सप्लेन नहीं किया था वो मैं क्या लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ। आईओसी की 3 चीज में सबसे पहली चीज है ऑब्जेक्ट क्रिएशन। अब ऑब्जेक्ट हमारे लिए कौन क्रिएट करेगा? आईओसी कंटेनर। अब कंटेनर केवल एक तरह से ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेगा, कंटेनर के पास एक से ज्यादा ऑप्शन होंगे, हर ऑप्शन के अपने प्रोस एंड कॉन्स होंगे, अलग अलग सिचुएशन में हमें अलग अलग ऑप्शन यूज करवाने होंगे कंटेनर से। तो हमें पहले सारे ऑप्शंस पता होने चाहिए, कितने ऑप्शन है, फिर कौन सा ऑप्शन हम किस सिचुएशन में यूज करवाएंगे, उसके लिए हमें क्या कॉन्फ़िगरेशन। उसके लिए पहले छोटी सी चीज, bean XML element to provide the configuration of a bean to the container, the configuration of a bean to the container. This element support different attributes. Most commonly used among them are बहुत सारे एट्रीब्यूट है, सारे एट्रीब्यूट आज अभी नहीं सीखने हमें, समय के साथ साथ बाकी एट्रीब्यूट्स पता चलेंगे। पहले बेसिक एट्रीब्यूट की बात करते हैं। ID is used to assign a unique identifier to the configured bean. Used to assign a unique identifier to the configured bean. It is an optional attribute. An optional attribute. कल आपने देखा हो जो हमने बीन असाइन की थी उसमें हमने ID इक्वल num1 num2 लिखा था, यानी कि बीन को हमको एक ID दे रहे थे, उस ID का फिर हमने कहीं यूज किया था अपने प्रोग्राम में। जब हम कंटेनर से बीन मांग रहे थे तो हमने एक मेथड यूज किया था गेट बीन, उसमें वो ID पास की थी। अब सवाल आता है, आपको लिखाया गया कि ये ऑप्शनल एट्रीब्यूट है, अगर हम आईडी नहीं देंगे तो फिर बीन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। उसके लिए हमारे पास फिर दूसरा एट्रीब्यूट है, इज एन ऑप्शनल एट्रीब्यूट व्हिच इज यूज्ड टू असाइन ए नेम टू ए बीन। फुल स्टॉप के बाद कंटिन्यूएशन में लिखेंगे अ बीन may have both name as well as id. A bean may have both name as well as id. In id special characters are not allowed, whereas in case of name special characters can be used. कई बार आपसे पूछा जा सकता है दो एट्रीब्यूट है, दोनों का यूज करके बीन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, तो दो क्यों दिए गए? कब आप आईडी का यूज करेंगे, कब आप नेम का यूज करेंगे? दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आईडी के ऊपर लिमिटेशन ज़्यादा है, आईडी में केवल आप नॉर्मल कैरेक्टर्स और डिजिट दे सकते हैं, बाकी कोई स्पेशल कैरेक्टर स्लैश वगैरह ये कुछ नहीं दे सकते। जब आप MVC पढ़ेंगे तो MVC में जो हमारी क्लासेस होंगी उनके URL जो होंगे उन्हें रेफर करने के, वो हम उनके नाम के साथ एसोसिएट करेंगे। अब आपको पता है URL में स्लैश आते हैं, तो वो हम आईडी में नहीं दे सकते, वो हम नेम में दे सकते हैं। वेब MVC में नेम ज़्यादा यूज होगा, नॉर्मल कंसोल एप्लीकेशन में आप आईडी और नेम कोई भी यूज कर सकते हैं। क्लास इज एन ऑप्शनल एट्रीब्यूट. An optional attribute, it specifies the class to be instantiated. Specifies the class to be instantiated. जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनवाना है वो आप बताएंगे। अब इसमें भी लिखा गया है कि ये ऑप्शनल एट्रीब्यूट है, अगर आप ये नहीं देंगे तो फिर आईओसी कंटेनर किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा? उस केस में कोई दूसरा एट्रीब्यूट यूज होगा, फैक्ट्री हाइफन मैथड, टू स्पेसिफाई द फैक्ट्री मैथड टू बी यूज्ड बाय द कंटेनर फॉर इंस्टेंशिएटिंग ए बीन।
factory method to be used by the container for instantiating a bean. Factory bean is used to specify the bean which is to be used by the container, is used to specify the bean which is to be used by the container for instantiating the requested bean, for instantiating the requested bean. अब ये सारी चीज थोड़ी देर बाद प्रॉपर एग्जांपल से समझ में आएगी जो भी आप अभी लिख रहे हैं. Scope is used to specify the scope of a bean. Scope of a bean can be singleton और prototype. इनके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे. A singleton bean is instantiated only once when it is requested for the first time, when it is requested for the first time. फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे. A prototype bean is instantiated each time it is requested from the container. Each time it is requested from the container. फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे. Default scope of beans is, default scope of beans is singleton. अब ये सिंगलटन और प्रोटोटाइप का क्या मतलब है वो एक बार समझ लेते हैं. कल मैंने आपको बताया था वो ऑब्जेक्ट जिन्हें आईओसी कंटेनर क्रिएट करता है और जिनके लाइफ साइकिल को मैनेज करता है उन्हें हम बीन कहेंगे. अब बीन का मतलब एक ऑब्जेक्ट हो गया. अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो ऑब्जेक्ट स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकता है, ऑब्जेक्ट सिर्फ लॉजिक को रिप्रेजेंट कर सकता है. मीन्स मेरे पास कोई एक ऐसी क्लास हो सकती है जिसमें केवल मैथड्स हैं. उन मैथड में मैं कोई पैरामीटर दूं, वो उसके ऊपर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करके रिजल्ट मुझे दे दें. अगर मेरा ऑब्जेक्ट केवल लॉजिक को रिप्रेजेंट करता है तो उस ऑब्जेक्ट को कहीं भी शेयर किया जा सकता है, कितने भी लोग उसका यूज कर सकते हैं. ऐसे ऑब्जेक्ट को बार बार बनाने की जरूरत नहीं है. ऐसे ऑब्जेक्ट सिंगलटन बनाए जाते हैं. एक बार बना दिया, हर आदमी उसे यूज कर रहा है, उसके ऊपर अपने मेथड कॉल कर रहा है. कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके पास डेटा मेंबर्स होते हैं. अब मैंने ऑब्जेक्ट लिया, मैंने उसके डेटा मेंबर में अपनी वैल्यू रख ली. अब वो ऑब्जेक्ट दूसरे को नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो वैल्यू मेरे लिए यूजफुल है, दूसरे के लिए यूजफुल नहीं है. दूसरा यूजर चाहेगा कि वो उसमें अपनी वैल्यू रखे. अगर ऐसे ऑब्जेक्ट को हमने शेयर कराया, डेटा करप्ट हो जाएगा. ऐसा ऑब्जेक्ट पर यूजर बनना चाहिए, उसके लिए स्कोप है प्रोटोटाइप. जब आपको लगता है कि आपको अपने ऑब्जेक्ट में डेटा रखना है, कुछ स्टेट मेंटेन करानी है, प्रोटोटाइप स्कोप की भी नहीं यूज करेंगे. जब आपको लगता है कोई डेटा उसमें नहीं रखना है, सिंपल लॉजिक का यूज करना है, सिंगलटन भी नहीं यूज करेंगे. डिफॉल्ट स्कोप सिंगलटन होगा. बात समझ आती है? एक्सेट्रा लिखेंगे. यहां तक अभी 6 एट्रीब्यूट आपको केवल बताए गए हैं. इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो बाकी एट्रीब्यूट्स की भी बात करेंगे. अब नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे. फर्स्ट responsibility of an IOC container is to create beans. Next line से लिखेंगे. A bean can be created by the IOC container in the following 2 ways. IOC कंटेनर हमारे लिए, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो वहां से कोई चेयर लेके आगे आ जाओ. IOC कंटेनर हमारे लिए ऑब्जेक्ट 2 तरह से बना सकता है. डायरेक्ट बना सकता है, इनडायरेक्ट बना सकता है. डायरेक्ट बनाने का मतलब जैसे हमारे पास अगर कोई क्लास है A तो मैं लिखूं न्यू A, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएशन हुआ. अब जब मैं न्यू A लिखूंगा तो या तो मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक कराऊंगा या फिर मैं किसी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कराऊंगा. पहला तरीका IOC कंटेनर भी हमारे लिए उसी तरह से ऑब्जेक्ट बना के देगा. दूसरा तरीका है IOC कंटेनर को हम कोई फैक्ट्री मेथड बताएं, वो उस फैक्ट्री मेथड को कॉल करे, वो मेथड ऑब्जेक्ट बना के दे कंटेनर को, कंटेनर फिर वो ऑब्जेक्ट हमें दे. इसमें फिर एक से ज्यादा ऑप्शन होंगे. पहले इतना लिखेंगे फिर आगे बात करते हैं. इन केस ऑफ फैक्ट्री देयर कैन बी फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज. जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है उसी क्लास में फैक्ट्री मेथड हो सकता है स्टैटिक, किसी दूसरी क्लास में स्टैटिक फैक्ट्री मेथड हो सकता है, किसी दूसरी क्लास में नॉन स्टैटिक फैक्ट्री मेथड हो सकता है. मीन्स टोटल हमारे पास 4 तरीके हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कराने के. हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट करा सकते हैं, हम सेम क्लास स्टैटिक फैक्ट्री से ऑब्जेक्ट क्रिएट करा सकते हैं, हम डिफरेंट क्लास स्टैटिक फैक्ट्री के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट करा सकते हैं, हम डिफरेंट क्लास नॉन स्टैटिक फैक्ट्री के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट करा सकते हैं. चारों तरीके में हमें 4 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन कंटेनर को बतानी पड़ेगी जो हमें सीखनी है. पहले हम ये सीखेंगे कि इनमें क्या कॉन्फ़िगरेशन देनी होगी,
फिर हम सीखेंगे ये तरीके हम क्यों यूज करें, किस सिनेरियो में यूज करें। किसी भी चीज को समझने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, पहले क्या, कैसे एंड देन क्यों। अब क्या आपको पता चल गया, हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, कैसे बनाना है वो भी आपको पता चल गया। अब सवाल आता है क्यों ऐसे बनाए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं केवल क्या और कैसे बता के छोड़ दूं, आप कभी यूज नहीं कर पाएंगे उसे। आपको सिनेरियो पता होना चाहिए, प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए कि ये इतने सारे सॉल्यूशन आपको क्यों दिए गए हैं, कौन सा सॉल्यूशन किस केस में आपको वो यूज करना है। पहले बात करते हैं डायरेक्ट केस में हमें क्या कॉन्फ़िगरेशन देनी होगी। अगर हम चाहते हैं कि आईओसी कंटेनर हमारे लिए किसी क्लास का ऑब्जेक्ट उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज करके बनाए, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन होगी। अगर हम बाकी कुछ नहीं देना चाहते तो मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन आपको बताई गई है। इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि जब मैं ये आईडी देके ऑब्जेक्ट आपसे मांगू तो आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करके। पहले बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताई गई है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के केस में केवल 2 चीज बताएंगे। अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है आईडी, अब यहां पर आईडी की जगह आप क्या दे सकते हैं, दूसरा नेम भी दे सकते हैं। क्लास का नाम बताएंगे, जितने कंस्ट्रक्टर है आपके पास, सॉरी पैरामीटर है कंस्ट्रक्टर में, उतनी बार कंस्ट्रक्ट आर्ग लिखेंगे, कंस्ट्रक्ट आर्गुमेंट की वैल्यू बताएंगे। अब यहाँ पर अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर में जो आर्गुमेंट है वो प्रिमिटिव टाइप के हैं। जब ऑब्जेक्ट टाइप या कलेक्शन टाइप के पैरामीटर आएंगे वो हम अलग से सीखेंगे कि उनकी वैल्यू कैसे दी जाए। जब हम डिपेंडेंसी सेटिस्फेक्शन टॉपिक पे आएंगे तब ये बात करेंगे। अभी सिर्फ यहाँ पर बताया जा रहा है अगर मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर में एक से ज़्यादा पैरामीटर है तो उनकी वैल्यू पोजीशन के अकॉर्डिंग देनी है। मान लीजिए एक पैरामीटर इंटीजर है, दूसरा कैरेक्टर है, तीसरा फ्लोट है, 3 है, तो यहाँ पर भी वैल्यू मैं पोजीशन के हिसाब से दूंगा, पहले इंटीजर की, फिर कैरेक्टर की, फिर फ्लोट की। पोजीशन के हिसाब से कंटेनर आइडेंटिफाई करेगा। मीन्स ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट का। आईओसी कंटेनर बाय देयर पोजीशंस, क्या डिफरेंस है बताया तो सही आपको। दोनों आइडेंटिफायर है। नेम को आप एक तरह से सेकंड आईडी की तरह से यूज करते हैं, जैसे अलाइज होता है। आपका नाम मान लीजिए सचिन है लेकिन घर का नाम सोनू है, सचिन उर्फ सोनू, दोनों एक ही आदमी के नाम हो गए। तो ऐसी एक ही भी इनको 2 नाम हमने दे दिए। नहीं, कहाँ ऐसा कहाँ मैंने, हाँ वहाँ आईडी यूज नहीं कर सकते, वो आपको लिखाया गया है, पढ़ के देखना तो समझ में आएगा। आगे जब एमबीसी में आएंगे तो ये बात हाईलाइट करके बताऊंगा मैं आपको। फिर आप कह रहे हैं फायदा क्या हुआ। अगर हम केवल ऑब्जेक्ट, हाँ जी क्या समस्या है आपकी, मुझे बता दो, मैं पढ़ के बता देता हूँ। नहीं तो अपनी चेयर लेके बीच में आ जाओ, 2 ही सॉल्यूशन है। हाँ जी, उनके पहले बात करते हैं। उनका सवाल कितने लोगों को समझ में आया पहले ये बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल उन्होंने पूछा है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसा सवाल हो सकता है, बहुत सारे लोगों को लगता है बिल्कुल जेन्युइन सवाल है, वैलिड चीज है। सवाल मैं बता देता हूं एक बार। उनका सवाल ये है कि हमने आईओसी कंटेनर के या आईओसी के फायदे में ये बताया था कि वो ऑब्जेक्ट की रीयूजेबिलिटी बढ़ा देता है। कन्वेंशनल अप्रोच में अगर 10 लोगों को 10 ऑब्जेक्ट यूज करने हैं या एक ऑब्जेक्ट यूज करना है तो वो अपना अलग अलग बनाते थे, यानी कि वो ऑब्जेक्ट 10 बार बनता था। अब उन्होंने दिमाग लाया, उन्होंने कहा अपने प्रोटोटाइप जैसा एक स्कोप बताया, उस स्कोप में अगर 10 लोगों को ऑब्जेक्ट चाहिए तो वो 10 बार मांगेंगे कंटेनर से। कंटेनर एक बार बनाएगा कि 10 बार बनाएगा, प्रोटोटाइप स्कोप है, 10 बार बनाएगा। क्या फायदा हुआ फिर आईओसी का, अब भी तो 10 ही बार बन रहा है। लॉजिक है कि नहीं है, नहीं है लॉजिक। बहुत लॉजिकल सवाल पूछा उन्होंने, दिमाग लगाया। हम फायदा ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे देख रहे थे, अभी भी तो 10 बार बना, 10 लोगों ने मांगा, असली फायदा नहीं देख रहे। आप आईओसी की केवल एक फीचर पकड़ी है आपने। आईओसी कितनी चीज के साथ डील करता है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, डिपेंडेंसी सेटिस्फैक्शन, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को फर्दर 10 ऑब्जेक्ट्स की जरूरत है। जब हम विदाउट आईओसी काम कर रहे थे, हर आदमी अपना ऑब्जेक्ट बनाता, वो 10 चीजें भी बनाता। अब क्या होगा, वो 10 ऑब्जेक्ट तो अभी भी बनेंगे लेकिन उन 10 ऑब्जेक्ट की डिपेंडेंसी बाकी 10 ऑब्जेक्ट्स के ऊपर होगी, तो वो कितनी बार बनेंगे, एक बार। फायदा होगा कि नहीं होगा। अब उनकी लाइफ साइकिल से भी हमने कुछ कोड जोड़ा हुआ है कि जब वो बने तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाए, जब डिस्ट्रॉय हो तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाए। अगर ये सारा काम हम करते तो हमें कोड लिखना पड़ता। अब ये लाइफ साइकिल कौन मैनेज करेगा, कुछ फायदा होगा या नहीं होगा। आईओसी सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएशन से रिलेटेड नहीं है,
3 चीज आती हैं उसमें, ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज वन ऑफ देम। सेटिस्फाई करके रखूंगा का क्या मतलब है, उसके अंदर पहले से कोड लिख के रखेंगे आपके, उसके कंस्ट्रक्टर कॉल करें, उसके कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए। बिल्कुल सही बात है, जब आज तक करते आए हैं तो आगे भी उसी हिसाब से करेंगे। लेकिन जब तक पूरा नया सॉल्यूशन आप देख ना लें तब तक आप चीजों को कंपेयर नहीं कर सकते। अभी आपने सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा है, उसकी पूरी एप्लीकेशन नहीं समझी, उससे क्या फायदे हो सकते हैं वो नहीं समझा। जब आईओसी खत्म होगा जिस दिन, उस दिन आप सब लोगों से फिर पूछूंगा किसी के दिमाग में कोई सवाल है कि नहीं है। उस दिन कोई सवाल बचेगा तो मुझे बताइएगा। हाँ जी, यहाँ तक बात हो गई। अब बात आती है फैक्ट्री के थ्रू अगर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट कराने हैं तो कैसे क्रिएट करेंगे। 3 अलग अलग सिनेरियो, 3 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन, 3 अलग अलग डायग्राम के थ्रू पहले बात बताता हूँ। अभी हम बात कर रहे हैं कैसे करना है हमें। पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी वो बताया गया है। अगर हमें किसी क्लास का ऑब्जेक्ट उसके किसी फैक्ट्री मेथड के थ्रू बनवाना है, हम लिखेंगे बीन आईडी या नेम, क्लास का नाम, फैक्ट्री मेथड का नाम। हमने यहाँ पर एज्यूम किया है कि ये हमारे पास ए नाम की कोई क्लास है, इसमें कुछ डेटा मेंबर कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर कोई एक स्टैटिक मेथड है जिसकी रिटर्न टाइप ए है, मेथड ए क्लास के अंदर ही है और ए का ही ऑब्जेक्ट वो हमें बना के देगा। सेम क्लास स्टैटिक फैक्ट्री मेथड हो गया। अब इसमें हमने कुछ कोड लिखा हुआ है जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट बना के उसे किसी तरह से इनिशियलाइज करके वापस कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो अभी थोड़ी देर बाद समझेंगे। अगर मुझे इस क्लास का कोई एक ऑब्जेक्ट बनवाना है कंटेनर से, हम ये कॉन्फ़िगरेशन देंगे, इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इतने सारे स्टेप्स होंगे। हमने यहाँ पर कहा ए नाम की कोई बीन है जो कि इस क्लास की है, इसे इंस्टेंशिएट आपको कराना है इस मेथड के थ्रू। अब अगर आपने ए नाम की बीन मांगी कंटेनर से, कंटेनर ए क्लास का गेट ए मेथड कॉल करेगा, वो मेथड एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कंटेनर को देगा, कंटेनर वो रेफरेंस आपको देगा, आप फिर उसे वो समझेंगे। अभी पहले ये समझ रहे हैं कि कैसे कराना है, क्यों समझेंगे, क्यों इंपॉर्टेंट है। दोनों ऑप्शनल का मतलब क्या है? दोनों ऑप्शनल का मतलब है हम आईडी को भी छोड़ सकते हैं, नेम को भी छोड़ सकते हैं। अब या तो हमने जैसे यहाँ पर अभी देखिए हमने क्या यूज किया हुआ है, आईडी, इसका मतलब नेम ऑप्शनल है। अब अगर यहाँ पर मैं आईडी की जगह लिख दूं नेम इक्वल ए तो क्या हो गया, आईडी ऑप्शनल है, बिना आईडी के भी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। एक तीसरा ऑप्शन भी है, मैं दोनों भी छोड़ सकता हूं। उस केस में गेट बीन में मैं क्लास का नाम बताऊंगा, लेकिन वो तभी यूज हो सकता है जब उस क्लास की केवल एक ही बीन मैंने कॉन्फ़िगर की हो। पहले कंटेनर आईडी से ढूंढता है, आईडी से नहीं मिलता तो नेम से ढूंढता है, नेम से नहीं ढूंढता तो क्लास से ढूंढता है, क्लास से भी नहीं मिलता तो फिर वो एक्सेप्शन जनरेट करता है। आप अगर देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्टर किसने इन्वोक कराया है? हमने कैसा इन्वोक कराया है? कंस्ट्रक्टर कैसा इन्वोक कराया है? क्यों पूछ रहे हो सवाल? वहां से क्यों पास करेंगे, हम तो फैक्ट्री मेथड कॉल करेंगे। फैक्ट्री मेथड से हमें हमारी मर्जी, हम कैसा कंस्ट्रक्टर कॉल करें, सब कुछ हमारे हाथ में है। अभी सिर्फ ये समझो कि हमारे पास तरीके कितने हैं, वो तरीके कब यूज करने वो अभी नहीं बताया गया आपको। हो गया? पहली बात समझ में आती है। अगर हमारी क्लास में कोई स्टैटिक फैक्ट्री मेथड है तो हम इस तरह से ऑब्जेक्ट बनवाएंगे। अगर किसी दूसरी क्लास में स्टैटिक फैक्ट्री मेथड है तो मान के चलते हैं अब हमारे पास 2 क्लास है, एक क्लास बी है कोई, एक क्लास ए है। ए के अंदर मेथड है गेट बी, ऑब्जेक्ट मुझे बी क्लास का चाहिए, क्या कॉन्फ़िगरेशन देनी पड़ेगी? अगर आप देखें यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदली मैंने, कॉन्फ़िगरेशन अभी भी वो है, सिर्फ अब आपको क्लास बदल देनी है। यहाँ पर हमने बी नाम की कोई बीन कॉन्फ़िगर की, लेकिन बताया जो क्लास है वो ए है। अगर मैं यहाँ पर फैक्ट्री मेथड नहीं लिखूंगा, ए क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना के दिया जाएगा। अगर फैक्ट्री मेथड एट्रीब्यूट दिया गया है तो जो ओरिजिनल मीनिंग है क्लास का कि इस क्लास को इंस्टेंशिएट करना है वो बदल जाएगा। अब इस क्लास को इंस्टेंशिएट नहीं करना है बल्कि इसका ये मेथड कॉल करना है। अब ये मेथड जो भी ऑब्जेक्ट बना के दे वो वापस भेजना है, वो चाहे इस क्लास का हो या किसी दूसरी क्लास का। बात समझ आ रही है? अब की बात, ए क्लास का गेट बी मेथड कॉल होगा, बी बीन का ऑब्जेक्ट इसे दिया जाएगा। अब यूजर बी बीन को यूज करेगा, मीन्स जिस क्लास में फैक्ट्री मेथड है उस क्लास का नाम बताना है, ना कि जिस क्लास का ऑब्जेक्ट हमें बनाना है। जिस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया वो कॉन्फ़िगरेशन में कहीं नहीं है। ए ऑब्जेक्ट ए का है,
ए क्लास के अंदर मेथड है ए डॉट गेट भी लिखा हो गया। अब की बार सिनेरियो थोड़ा सा अलग है। हमें बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनवाना है लेकिन ए क्लास के मेथड के थ्रू, और वो मेथड नॉन स्टैटिक है, यानी कि ये मेथड कॉल करने के लिए अब किसकी जरूरत पड़ेगी, ए के ऑब्जेक्ट की। अब हमें दो बीन कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, एक है इंस्टेंशिएटर बीन जो इंस्टेंशिएट करेगी, दूसरा है इंस्टेंशिएटेड बीन जिसे इंस्टेंशिएट करवाना है। मीन्स यहाँ पर पहले हमें एक ए टाइप की बीन कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, उसे हमें नॉर्मली क्रिएट कराना है, डायरेक्ट बता देंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ आपको पता चलेगा जो क्लास एट्रीब्यूट है वो ऑप्शनल है। यहाँ पर इसमें हमने कहीं भी क्लास यूज नहीं किया है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। अब इसका मतलब क्लास यूज नहीं किया तो कोई दूसरी बात बताई होगी जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट बनाया जा सके। अब ये डायग्राम देख के आपको सारी बात समझ में आएगी। हमने दो बीन कॉन्फ़िगर की हुई है, हम कंटेनर से केवल जो हमें बीन इंस्टेंशिएट करवानी है वो मांगेंगे। इस बीन की कॉन्फ़िगरेशन में हमने बताया हुआ है कि ये बीन आपको इसके थ्रू बनवानी है, फैक्ट्री बीन ए है। अब आपने अपनी बीन की डिपेंडेंसी किसी दूसरी बीन के ऊपर डाली हुई है। कंटेनर पहले ए बीन बनाएगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन आपने उसे बता के रखी हुई है। पहले उसने ए बीन बनाए, फिर आपने बताया हुआ है कौन सा फैक्ट्री मेथड यूज करना है, उसने उसके ऊपर गेट बी मेथड कॉल किया। इसके गेट बी मेथड ने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, इसे दिया क्योंकि मेथड इसने कॉल किया था। ये वो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आपको अवेलेबल कराएगा, आप देन इसे यूज करेंगे। जो गेट बीन मेथड है उसके रिटर्न टाइप है ऑब्जेक्ट। IOC container treats every bean as an instance of type object. So whether object is of type A or B, it doesn't matter. वो सबको ऑब्जेक्ट मान के इधर से उधर पास करता रहता है। अब उसे खुद तो उनके ऊपर कोई मेथड इन्वोक कर रहे हैं नहीं। It can be static as well as non-static method. In this case, it is non-static method. If factory method attribute is used along with class, it means it is static. If it is used along with factory bean, it means it is non-static. Now, it will be a syntax error. You cannot specify both things. नहीं जरूरत पड़ेगी, आप मेथड में पूरे स्ट्रिंग में कहीं भी आर्गुमेंट पास नहीं कर सकते। वो तो नीचे भी लगा सकते हैं, कुछ और भी लिखा जा सकता है उसके साथ। आपको कुछ और लिखना हो, उसका स्कोप लिखना हो और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तो नीचे भी डॉट डॉट लगाया जा सकता है, सब में लगाया जा सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारे एट्रीब्यूट है। हो गया? हाँ, आप बी मांगेंगे, बी मांगेंगे तभी ये सारा प्रोसेस इनिशिएट होगा। हो गया? वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, और उसमें नंबर्स हैं, अगर आप उन्हें फॉलो करें आपको सब कुछ समझ में आएगा। आपने कंटेनर से बी नाम की बीन मांगी, कंटेनर में बी की कॉन्फ़िगरेशन देखी, उसे पता चला बी बीन ए बीन के थ्रू बनानी। पहले उसके पास क्या होना चाहिए, उसने ए की कॉन्फ़िगरेशन देखी, उसे मिली, उसने ए की बीन बनानी पहले नॉर्मली। उसके बाद यहाँ से उसे पता चला ए बीन के ऊपर ये मेथड कॉल करके बी बीन बनवानी है, तो उसने बी के ऊपर ये मेथड, ए ऑब्जेक्ट के ऊपर ये मेथड कॉल किया। इस मेथड ने हमें कोई बी ऑब्जेक्ट बना के दिया। अब ये जो मेथड है गेट बी, किसने कॉल किया था, कंटेनर ने। इससे अगर कोई ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो किसे मिलेगा, कंटेनर को। कंटेनर ने इसके ऊपर मेथड इसलिए कॉल किया था क्योंकि हमने उससे कहा था हमें बी बीन चाहिए, तो कंटेनर को जो रेफरेंस मिला कंटेनर हमें देगा। अब हम उस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। यहाँ तक आपको ये बात पता चल गई कि हम कंटेनर से 4 तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करा सकते हैं। डायरेक्टली क्रिएट करा सकते हैं डिफॉल्ट या किसी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज करके। हम सेम क्लास स्टैटिक फैक्ट्री मेथड का यूज करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करा सकते हैं। हम डिफरेंट क्लास स्टैटिक फैक्ट्री मेथड का यूज करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करा सकते हैं। हम डिफरेंट क्लास नॉन स्टैटिक फैक्ट्री मेथड का यूज करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा सकते हैं। चारों केस में क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी वो आपको बताई जा चुकी है, किस में क्या प्रोसेस चलेगा वो भी आपको बता दिया। क्या सवाल आता है, ये 4 तरीके बनाए क्यों गए? अगर हम सीधे सीधे ऑब्जेक्ट बनवा सकते थे तो ये फैक्ट्री जैसा कॉन्सेप्ट क्यों दिया गया, और ये कॉन्सेप्ट भी दिया गया तो फिर इसमें इतने सारे ऑप्शन क्यों दिए गए? सबसे पहले सिंपल बात करते हैं, सेम क्लास स्टैटिक फैक्ट्री मेथड, ये अप्रोच हम क्यों यूज करेंगे? यानी कि अगर हम किसी क्लास का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनवा सकते हैं तो हम उस क्लास में फैक्ट्री मेथड क्यों रखें? अगर किसी की समझ में कुछ आ रहा हो तो। नहीं जी, सिंगलटन के केस में तो आप स्ट्रिंग को एक बार बता दो सिंगलटन, वो आपकी क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट बनाएगा।
पहली बार आप थोड़ा सही बोल रहे थे, सोच के बोलो। स्प्रिंग सीखने का मतलब है आपको जो अपना लेवल है वो बढ़ाना है, आपकी सोच डेवलप होगी एज ए प्रोग्रामर। आपको ये देखना है क्या क्या समस्याएं आ सकती है प्रोग्रामिंग में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, उनके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। कल मैंने आपको बताया था नया कुछ नहीं सीखेंगे, कि नए तरीके बहुत सारे सीखेंगे पुराने काम को करने के। अब मैं कुछ छोटे छोटे सवाल आपसे पूछता हूं, उनसे आपको इस जो भी मैंने क्वेश्चन पूछा था इसका आंसर आपको मिलेगा। जो भी एप्लीकेशन हम बनाते हैं उनमें हम ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं। कल मैंने कहा था वो ऑब्जेक्ट हमें बनाने पड़ते हैं। आईओसी कंटेनर अगर हम यूज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट कौन बना के देगा? कंटेनर। अब सवाल बहुत सीधा सा है, क्या हमें अपनी एप्लीकेशन में केवल ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं या फिर यूजेबल ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं? There's any difference between objects and usable objects? क्या डिफरेंस है? हमें यूजेबल ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें कुछ डेटा हो, जिसका यूज करके हम कोई काम कर सकें, इनकी सारी डिपेंडेंसी सेटिस्फाइड हो। अगर मैं डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से ही केवल बात करूं, किसी भी ऑब्जेक्ट में डेटा कहां से आ सकता है? ध्यान से सोच के भाई, इतना आसान नहीं है। मैंने अभी अभी आपको बताया स्प्रिंग आपके सोचने का लेवल बढ़ाएगा। ऐसे सवाल आपने पहले सोचे नहीं होंगे। किसी ऑब्जेक्ट में डेटा कहां से आ सकता है? देयर आर 3 सोर्सेस। अब इतना मैंने बता दिया, 3 सोर्स है जहां से डेटा आ सकता है। सबसे पहले यूजर इनपुट से डेटा आ सकता है, सेकंड डेटाबेस से डेटा आ सकता है, थर्ड हार्ड कोडेड प्रोग्रामर का गिवन डेटा आ सकता है। हम ऑब्जेक्ट बनाएं, उसमें पहले से कोई डेटा फीड कर दें। जैसे कल अगर आपने ध्यान दिया हो, हमने कॉन्फ़िगरेशन दी थी, उसमें 2 3 4 5 डाल दिया। अब उस एप्लीकेशन को हम जितनी बार भी चलाएं, जितने भी लॉग चलाएं, जो नंबर बनेंगे उनमें वैल्यू क्या होंगी? 2 3 4 5। बहुत कम हमें ऐसी चीज की जरूरत होती है। मान लीजिए मैं कहीं किसी एप्लीकेशन में डेटाबेस का कनेक्शन बना रहा हूं, तो उसमें मुझे ड्राइवर क्लास बतानी पड़ेगी, यूआरएल बताना पड़ेगा, यूजर आईडी बतानी पड़ेगी, पासवर्ड बताना पड़ेगा, वो फिक्स रहेगा। तो वो इनपुट मैं अपनी तरफ से दूंगा एज ए प्रोग्रामर। लेकिन बहुत रेयर सिचुएशन ऐसी होती है जहां प्रोग्रामर की इनपुट की जरूरत पड़े। 99% केसेस में या तो हमें यूजर की इनपुट की जरूरत पड़ती है या फिर डेटाबेस से डेटा लेने की जरूरत पड़ती है। अगर मुझे एक ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जिसमें यूजर की इनपुट रख, तो क्या मैं प्रोग्राम बनाते समय उसमें वो इनपुट रख सकता हूं? नहीं रख सकते। वो कब आएगी इनपुट? रन टाइम पे। अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट में डेटाबेस का डेटा चाहिए तो मैं पहले से उठा के रख सकता हूं उसमें? नहीं रख सकता, रन टाइम पे रखा जाएगा। रन टाइम पे कैसे रखें? ऑब्जेक्ट हम बनाएं तभी हम रख सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे तो फिर रीयूजेबिलिटी नहीं हो पाएगी। सॉल्यूशन क्या बचता है? हम एक फैक्ट्री मेथड बनाएं जिसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का लॉजिक हम रखें, पॉपुलेट करने का लॉजिक हम रखें, लेकिन वो फैक्ट्री मेथड इन्वोक किससे कराएं? कंटेनर से। कंटेनर उस फैक्ट्री मेथड को इन्वोक करके ऑब्जेक्ट बनाएगा। अब वो ऑब्जेक्ट अगर हमें शेयर कराना तो इसको सिंगलटन बता दें, कंटेनर उसे अपने पास रख लेगा एक बार, दूसरी बार हम मांगेंगे तो वहीं से उठा के दे देगा। स्ट्रिंग भी यूज हो जाएगी, बाकी सारी फैसिलिटी हम उसकी यूज कर सकते हैं, और जो हमारी रिक्वायरमेंट थी ऑब्जेक्ट को पॉपुलेट करने वाली, सेटिस्फाई कर सकते हैं। समझ में आती है बात? नीड ऑफ सेम क्लास static factory methods. Need of same class static factory methods. In applications, most of the time we need usable objects, objects populated by some data. This data can be received either from the user or can be loaded from the database. Loaded from the database. It is not known to the programmer at the time of development. प्रोग्रामर अपनी तरफ से इसे हार्ड कोड नहीं कर सकता है। फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे, टू गेट एन ऑब्जेक्ट पॉपुलेटेड फ्रॉम यूजर इनपुट, टू गेट एन ऑब्जेक्ट पॉपुलेटेड फ्रॉम यूजर इनपुट और डेटाबेस डेटा, एप्लीकेशन प्रोग्रामर कैन प्रोवाइड द फैक्ट्री मेथड, एप्लीकेशन प्रोग्रामर कैन प्रोवाइड ए फैक्ट्री मेथड व्हिच कैन बी इन्वोक्ड बाय द आईओसी कंटेनर। समझ आती है बात? करके देखते हैं। कल जो हमने प्रोग्राम बनाया था उस प्रोग्राम में सारे इंग्रेडिएंट थे कि हम उससे के थ्रू बाकी की सारी चीज समझ सकें। कल हम अपने प्रोग्राम में जो नंबर्स थे उनकी वैल्यूज हार्ड कोड कर दी थी। अब हम चाहते हैं जितने यूजर हमारी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कराएं
हर यूज़र अपनी मर्जी से उसमें डेटा दे पाए, सबके लिए नंबर्स की वैल्यू अलग अलग हो। वो हम तब कर सकते हैं जब हम अपनी क्लास में कोई फैक्ट्री मेथड प्रोवाइड कराएं। यहाँ पर देखिए हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, इसने बताया फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है, सम ये है। अब कोई भी आदमी कितनी बार भी इस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करे, हर बार क्या बताएगा, ये फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है, सम ये है। क्या कुछ यूटिलिटी होगी ऐसे प्रोग्राम की? आपको एक कैलकुलेटर आप खरीद के लाएं, उसमें बटन दबाएं, वो बताए फर्स्ट नंबर 2, सेकंड नंबर 3, सम इज 5, बस कुछ भी कर लें वो उतना ही बताए। खरीदेगा कोई ऐसे कैलकुलेटर को? नहीं। कब खरीदेंगे? जब आप अपनी इनपुट दें और वो उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाए। तो यहाँ पर भी ये प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, यूज़र नंबर्स की वैल्यू दे, वो उनके अकॉर्डिंग काम करे। अब देखते हैं ये कैसे हो सकता है। हमारे पास दो क्लासेस थी, एक रेशनल और एक कॉम्प्लेक्स। दोनों में हम फैक्ट्री मेथड ऐड कर देते हैं। अब हमें पता है यहाँ पर क्या देगा वैल्यू यूज़र, यस या नो? हर यूज़र अपनी तरफ से अलग अलग वैल्यू दे सकता है। हम वो वैल्यू का यूज़ करके एक ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न करेंगे। सेम मेथड हमने रेशनल क्लास में ऐड कर दिया, ठीक है जी। अब कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं। यहाँ पर हमें 2 बीन कॉन्फ़िगर करनी पड़ रही है। अब अगर 2 के बजाय मुझे 25 ऑब्जेक्ट चाहिए तो 25 बार इस तरह से लिखना पड़ता है, 100 ऑब्जेक्ट चाहिए तो 100 बार लिखना पड़ता है। अगर मैं फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँ तो एक बार फैक्ट्री कॉन्फ़िगर करूँगा, 25 या 50,000 ऑब्जेक्ट अब आप उससे फिर बना सकते हैं एक ही लाइन की कॉन्फ़िगरेशन से। हमने यहाँ पर लिखा, इसका मतलब क्या है, जब नम नाम से हम कोई बीन मांगेंगे तो रेशनल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, लेकिन कैसे बनाना है, ये मेथड कॉल करके। यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हमने, ये तो पुराना है, अभी कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ी सी कमी है, जानबूझ के कमी छोड़ी गई है ताकि हम किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत को समझ सकें। मेथड स्टैटिक नहीं बनाए थे हमने। इसने कहा एंटर पी, लेट से हमने बताया 4, एंटर क्यू 5। इसने बताया फर्स्ट नंबर इज़ 4/5, सेकेंड नंबर इज़ 4/5 एंड सम इज़ दिस। समझ में आया क्या गलती है? क्या गलती है बताओ? आपको बताया गया है किसी एक बीन का स्कोप कैसा हो सकता है, सिंगलटन, या जब हम स्कोप अपनी तरफ से नहीं बताएंगे तो क्या होगा, सिंगलटन। अब यहाँ पर हुआ क्या, हमने स्कोप नहीं बताया तो डिफ़ॉल्ट स्कोप सिंगलटन था, जिसकी वजह से जब हमने पहली बार ऑब्जेक्ट मांगा तो कंटेनर ने इस फैक्ट्री मेथड का यूज़ करके ऑब्जेक्ट बनवा लिया। दूसरी बार मांगा तो वही ऑब्जेक्ट हमें वापस कर दिया। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो लॉजिक को रिप्रेजेंट करता है कि स्टेट को रिप्रेजेंट करता है? स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। उसके अंदर वैल्यू है कुछ, और ऑब्जेक्ट के अंदर वही वैल्यू आपको चाहिए कि अलग अलग चाहिए? अलग अलग चाहिए। आपको बताया गया था जहां ऑब्जेक्ट स्टेट को रिप्रेजेंट करे वहां उसका स्कोप कैसा होना चाहिए, प्रोटोटाइप होना चाहिए। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे, अब आपको स्कोप की ज़रूरत समझ में आएगी। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब जितने चाहे उतने ऑब्जेक्ट आप बनवा सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन उतनी रहेगी केवल। अब देखिएगा, अब दूसरा प्रोग्रामर इसे चलाए, क्या वो यही वैल्यू देगा? कुछ भी वैल्यू दे सकता है। कल को अगर मुझे कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बनवाना है, कहाँ चेंज करना पड़ेगा? कॉन्फ़िगरेशन में क्लास का नाम क्या कर दें? क्या पूछा जा रहा है? बात को समझ आई? ये चीज़ ज़्यादा लॉजिकल है या जिस तरह से कल हमने ये प्रोग्राम बनाया था वो ज़्यादा लॉजिकल था? अब कल को अगर मुझे डेटाबेस से लोड कराने नंबर, तो एक दूसरा फैक्ट्री मेथड बना दूं दोनों में, जिसमें डेटाबेस से नंबर पॉपुलेट कराए। कॉन्फ़िगरेशन में एक और चीज़ डाल दूं, db num नाम से, लेट से। तो अगर मुझे यूज़र की इनपुट वाला चाहिए तो num नाम से मांगूंगा, और डेटाबेस वाला चाहिए तो db num मांग से मांगूंगा। उसी के अकॉर्डिंग फैक्ट्री मेथड कॉल हो जाएंगे। समझ आ रहा है कुछ? जो चेंज हुआ है उसे नोट कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन केवल इतनी रह गई, केवल ये नोट करना है आपको, बाकी सब कुछ हट गया, केवल इतनी कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत है। हो गया? बाकी नंबर और कॉम्प्लेक्स क्लासेस में ये हमने चेंज किया है। इस तरह से एक फैक्ट्री मेथड यहाँ पर ऐड किया। हो गया? हो गया? हो गया? नीड समझ में आती है फैक्ट्री मेथड की क्या है? जहाँ कहीं भी हमें पॉपुलेटेड ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम फैक्ट्री मेथड का यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट्स को पॉपुलेट कराने के लिए।
फैक्ट्री मेथड में सबसे पहली और सबसे आसान अप्रोच है, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है उसी में मेथड बना दो। अब ये जो सिनेरियो है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोड लिख के रख दें, यानी कि जब भी ऑब्जेक्ट बने वो यहीं से डेटा ला के दे आपको, क्या हमें हमेशा ही यूजर के डेटा की जरूरत होगी? अभी मैंने आपको बताया डेटा कहाँ से आ सकता है, यूजर से आ सकता है, डेटाबेस से आ सकता है, प्रोग्रामर से आ सकता है। कई बार हमें एम्प्टी ऑब्जेक्ट की भी जरूरत होती है ताकि हम उसमें कोई जनरेटेड डेटा स्टोर करा सकें। जैसे अभी अगर आप यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाया और एक ऑब्जेक्ट में सम करके उसमें डेटा रखा है। अगर मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में भी यही रख दूं, फिर क्या करूंगा, सम करके जो तीसरा ऑब्जेक्ट बनने वाला है वो कैसे बनाऊंगा, उसमें भी फिर यूजर से ही लूंगा, उससे कहूंगा चलो सम भी बता दो, रख लूंगा मैं इसमें। चीज की अपनी एक जरूरत होती है, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी होता है। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपको एक ऐसा एग्जाम्पल बना लें जिसमें डिफॉल्ट से काम कर ले, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सारे में ऐसा काम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट वो पर्टिकुलर एग्जाम्पल नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है हमें एम्प्टी ऑब्जेक्ट भी जरूरत हो सकती है, हमें यूजर की इनपुट से पॉपुलेटेड ऑब्जेक्ट की भी जरूरत हो सकती है, हमें प्रोग्रामर के दिए हुए डेटा से भी पॉपुलेटेड ऑब्जेक्ट की जरूरत हो सकती है, और हमें डेटाबेस से भी फिल्ड ऑब्जेक्ट की जरूरत हो सकती है। एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर होने चाहिए हमारे पास, और हमारे पास फैक्ट्री मेथड होने चाहिए ताकि हम उन्हें पॉपुलेट करा सकें। बात समझ आई? अब अपना जो दिमाग आपको लगाना है, अब मैं जो सवाल पूछूंगा उसमें लगाना है। सवाल ये है, there may be situations, there may be scenarios in which this approach of same class static factory method cannot be used. You need to find out those situations, those scenarios. इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है क्या कोई ऐसी सिचुएशन होगी जहां पर मैं ये यूज ना कर पाऊं? दिमाग लगाइए, बहुत आसान सिचुएशंस है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। किसी भी सॉफ्टवेयर में जितनी भी क्लासेस हम यूज करते हैं, क्या वो सारी हम ही बनाते हैं? क्या उन सबका सोर्स कोड हमें अवेलेबल होता है? बहुत सारी क्लासेस हम टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर की यूज करते हैं, बहुत सारी क्लासेस हम थर्ड पार्टी वेंडर्स की यूज करते हैं। दोनों केस में हमें जार फाइल मिलती है। टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर जितनी क्लास बनाता है सब में फैक्ट्री मेथड रख के नहीं देता, थर्ड पार्टी वेंडर आपको फैक्ट्री मेथड रख के नहीं देता। मान के चलते मैंने एक नॉर्मल क्लास बनाई नॉर्मल सिचुएशन में यूज करने के लिए, आपने वो अपनी एप्लीकेशन में यूज की, आपको अपनी एप्लीकेशन में उसके पॉपुलेटेड ऑब्जेक्ट चाहिए। अब मैंने तो वो नीड आइडेंटिफाई नहीं की थी, मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो नीड नहीं थी, वो नीड आपके प्रोजेक्ट में अराइज हुई। अब दो सिनेरियो है आपके पास, एक तो आप पहले उस क्लास का जो जनरेटर है उसे आइडेंटिफाई करेंगे किसने वो क्लास बनाई है। बहुत कम केसेस में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, 90% केसेस में नेट से जार डाउनलोड होती है, यही नहीं पता किसने अपलोड की वो। अगर आपको कोई पार्टी पता भी चल गई कि एक्स आदमी का ये जार फाइल है, तो वो आदमी नहीं मिलेगा आपको। मिल भी गया तो आप उससे कहेंगे, दो ऑप्शन है, या तो आप इसके सोर्स कोड मुझे दे दो, मैं उसमें ये मेथड ऐड कर लूंगा, या फिर इसमें ये आप फैक्ट्री मेथड ऐड करके दे दो। मानेगा आपकी बात? क्या सॉल्यूशन बचता है फिर आपके पास? आप उस क्लास में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, उसका सोर्स कोड आपको अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप अपनी तो कितनी भी क्लास बना सकते हैं, उनमें जितने चाहे उतने मेथड रख सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो एक क्लास में ही कोड लिखो, बी नाम की क्लास बना लो उसमें एक का कोड लिख लो, ये मेथड तो कहीं भी रखा जा सकता है। बात समझ आ रही है? फर्स्ट सिनेरियो है, उसकी अपनी कुछ लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन की वजह से हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, सेम क्लास स्टैटिक फैक्ट्री मेथड कैन नॉट बी यूज्ड क्लासेस ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर और थर्ड पार्टी वेंडर्स। क्लासेस ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर मीन्स अगर मैं जावा में बात कर रहा हूँ तो सन माइक्रो सिस्टम की बनाई हुई क्लास, .NET के केस में माइक्रोसॉफ्ट की बनाई हुई क्लास, और थर्ड पार्टी वेंडर्स आर टू बी इंस्टेंशिएटेड यूजिंग फैक्ट्री। सोर्स कोड ऑफ दीज क्लासेस may not be available. Code of these classes may not be available. Different class static factory methods can be used. यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो रेशनल और कॉम्प्लेक्स क्लास हैं ये हमने नहीं बनाई है, लेकिन अब हमें इन्हें पॉपुलेट कराना है, तो ये कोड हम इन क्लासेस में नहीं रख सकते, हम अपनी एक अलग क्लास बना लेते हैं। तो ये हमने गलत जगह पेस्ट कर दिया। जब तक क्लासेस अलग अलग थी आप एक ही नाम का मेथड हर जगह बना सकते थे, अब हमें एक अलग क्लास बनानी है जिसमें हमें वो मेथड रखने हैं। क्या एक ही नाम हो सकता है मेथड का? क्या करना पड़ेगा? मेथड का नाम बदलना पड़ेगा। लेट्स से अब ये मेथड हम केवल कॉन्फ़िगरेशन में रेफर करने वाले हैं,
ये हमारी क्लास हो गई, इसमें गेट रेशनल गेट कॉम्प्लेक्स मेथड हो गए। अब अगर मुझे कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट चाहिए या रेशनल ऑब्जेक्ट चाहिए, क्लास का नाम नहीं बदलेगा। क्लास का नाम क्या रहेगा? बदलेगा क्या? मेथड का नाम। कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट चाहिए तो गेट कॉम्प्लेक्स। अब देखते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट मिल गए, अब मुझे रेशनल ऑब्जेक्ट चाहिए। बात समझ आती है? ये डिफरेंट क्लास स्टैटिक फैक्ट्री के केस में कॉन्फ़िगरेशन है। अब इस अप्रोच की भी अपनी एक लिमिटेशन है, कुछ सिनेरियो ऐसे होंगे जहाँ पर ये भी यूज़ नहीं की जानी चाहिए। तो आपको सोचना है, नोट करते हुए सोचते रहिए क्या लिमिटेशन हो सकती है। हो गया? केवल इस क्लास का नाम लिख लो, मेथड का नाम लिख लो, अंदर का कोड सेम है इसमें, सिर्फ मेथड जो गेट नंबर थे वो उनके नाम गेट रेशनल और गेट कॉम्प्लेक्स हो गए। केवल सिग्नेचर लिख लो ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या है। हो गया? केवल स्ट्रक्चर लिखना है, बस सिग्नेचर सिग्नेचर लिख लीजिए। बताइए क्या लिमिटेशन हो सकती है इस अप्रोच की, कहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं इसे? जी, मेथड ओवरलोडेड के केस में। और मेथड ओवरलोड क्यों करने पड़ेंगे हमें, वो बताओ क्या रिक्वायरमेंट है? आर्ग्यूमेंट लेना ही क्यों है? यहाँ तो जो भी इनपुट लेनी है वो हम फैक्ट्री मेथड में ले रहे हैं, हम तो फैक्ट्री मेथड का नाम बता रहे हैं। अब इस मेथड में आप जितनी चाहे उतनी इनपुट लो यूजर से, हमें क्या दिक्कत है? फैक्ट्री मेथड को क्यों ओवरराइड करें हम, क्या क्यों ओवरलोड करें? मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में स्टैटिक मेथड यूज नहीं कर सकते? सिंक्रोनाइज बना लो, स्टैटिक मेथड कैन आल्सो बी सिंक्रोनाइज। अगर आप एक ही चीज रख सकते हो, या तो एफिशिएंसी देख लो या फिर डेटा की सेफ्टी देख लो, दोनों चीज एक साथ। थोड़ा कंसेप्चुअली नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या फर्क पड़ता है, कितनी बार भी कॉल करते रहो, इसमें क्या दिक्कत है? ये जो मैंने अभी इम्प्लीमेंटेशन दी है इसमें बहुत बड़ा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से बहुत बड़ी समस्या है। हम जनरलाइजेशन क्यों करते हैं? टू हाइड द इम्प्लीमेंटेशंस फ्रॉम द एंड यूजर, इसीलिए जनरलाइजेशन करते हैं। अब ऑब्जेक्ट जैसी क्लास बनाई गई, जो मेथड बनाए जाते हैं जिनमें किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट रिसीव किया जाता है, उनमें पैरामीटर का टाइप क्या रख दिया जाता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रखने का मतलब क्या है? हम आपको ये नहीं बताना चाहते कि किस क्लास का ऑब्जेक्ट आना है, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट आ सकता है। एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन से हमें कोई मतलब नहीं है, वो हम आपसे हाइड करना चाहते हैं। सेम वे में हमने यहाँ पर कोई एक इंटरफेस बना के रखा हुआ है नंबर। वो इंटरफेस हमने क्यों बनाया हुआ है? ताकि एज ए एंड यूजर आप केवल ये मान के चलें कि मैं नंबर्स के साथ काम कर रहा हूं। उसकी एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन 2 है, 10 है, 5 है, उनसे आपको कोई मतलब ना हो। अगर आप ध्यान से देखें, अभी मेरे पास कितनी इंप्लीमेंटेशन है, कितने फैक्ट्री मेथड बनाने पड़े मुझे? ये मेथड अल्टीमेटली इन्वोक कौन करवाएगा? एंड यूजर। तो मुझे उसे बताना पड़ेगा 2 इंप्लीमेंटेशन है, यानी कि 2 मेथड है, एक गेट कॉम्प्लेक्स नाम से, एक गेट रेशनल नाम से। कल को मैं एक और इंप्लीमेंटेशन दूं रियल, तो क्या करना पड़ेगा? एंड यूजर को बताना पड़ेगा। अब एंड यूजर एक है कि बहुत ज्यादा हो सकते हैं? किसी भी एपीआई या किसी भी एप्लीकेशन को या किसी भी फ्रेमवर्क को बनाने वाला पार्टी एक होती है, लेकिन उसे यूज करने वाली पार्टी इनफाइनाइट हो सकती है। तो एपीआई बनाने वाले लोग या फ्रेमवर्क बनाने वाले लोग चीजों को इस तरह से बनाते हैं कि अगर वो फ्यूचर में कुछ चेंज करें एंड यूजर पे फर्क ना पड़े, एंड यूजर को ना बताना पड़े। डीबीसी देखा, स्टेटमेंट, प्रीपेड स्टेटमेंट, रिजल्ट सेट वगैरह इंटरफेसेस हैं, उनकी कितनी इंप्लीमेंटेशन दी जा सकती हैं? इनफाइनाइट। हमारे पास एक जेडीबीसी ड्राइवर है कि मल्टीपल जेडीबीसी ड्राइवर्स हैं? क्या आपका कोड कभी बदलता है? नहीं बदलता। ड्राइवर बदलने से नहीं बदलता। कल को आज 4 तरह के ड्राइवर है, कल को अगर जेडीबीसी में एक और 5वें तरह का ड्राइवर आ जाए, क्या आपका कोड बदलेगा? नहीं बदलेगा। क्या होना चाहिए? एंड यूजर को नंबर्स को इंस्टेंशिएट करने के लिए जितनी इंप्लीमेंटेशन है उतने मेथड एक्सपोज करने चाहिए या एक मेथड एक्सपोज करना चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ इंप्लीमेंटेशंस। कॉन्सेप्ट क्या कहता है जर्नलाइजेशन का? अगर हमने चीजों को जर्नलाइज किया है तो मेथड भी कैसा होना चाहिए? जर्नलाइज। अब अगर हम जर्नलाइज मेथड बनाएंगे तो एंड यूजर को पता कैसे चलेगा कि उसे नंबर कैसा बनाना है? उसका सॉल्यूशन आपने बहुत सारे प्री डिफाइंड लाइब्रेरी क्लासेस में देखा होगा। अगर आप देखें java.awt पैकेज में कलर नाम की क्लास है, कितने लोगों ने कभी यूज किया है कलर क्लास का?
अब कलर क्लास के डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं, सब में RGB की अलग अलग वैल्यू पास की जा सकती है। कोई रेड को रिप्रेजेंट करेगा, कोई ब्लू को, कोई ग्रीन को, कोई किसी को। इसमें कोई फैक्ट्री मेथड भी दिया गया है। वो फैक्ट्री मेथड में आप कोई कांस्टेंट पास करते हैं, कलर डॉट ग्रीन, कलर डॉट रेड, कलर डॉट ब्लू, उस टाइप के अकॉर्डिंग वो एक कलर ऑब्जेक्ट बना के आपको दे देता है। मेथड कितना है उसमें फैक्ट्री मेथड? अगर मैं 100 कलर बनाऊं तो 100 मेथड है कि एक मेथड है? एक मेथड है। उस मेथड में पैरामीटर दे दिया कोई एक, जैसा कलर चाहिए उसके अकॉर्डिंग पैरामीटर दे दो, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आपने इंटरनेशनलाइजेशन पढ़ा हो तो वहाँ पर डेट फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट नाम की क्लास है, उनसे गेट नंबर इंस्टेंस या गेट डेट इंस्टेंस टाइप के मेथड दिए गए हैं, वो फैक्ट्री मेथड है। जैसा लोकेल देंगे उसके अकॉर्डिंग वो आपको ऑब्जेक्ट देते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट की रिटर्न टाइप कभी नहीं बदलती। हर बार ऑब्जेक्ट नंबर इंस्टेंस टाइप का है। अब वो वास्तव में नंबर इंस्टेंस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसकी सब क्लासेस के ऑब्जेक्ट होते हैं। अलग अलग लोकेल के लिए उसकी सब क्लासेस बनाई गई है, वो आपसे छुपाई गई हैं। छुपाने से फायदा क्या है? आज जो JRE है वो 50 लोकेल को सपोर्ट करता है। कितने मेथड दिए गए आपको? एक। आने वाले JRE में 10 नए लोकेल की सपोर्ट ऐड कर दी। क्या किया होगा उन्होंने? 10 और सब क्लास बना ली, अपने एक मेथड को बता दिया कि अब 10 चीजें और आ गई। आपको कितनी चीजें बताई गई हैं? एक मेथड। आप अभी भी वही मेथड कॉल करते रहेंगे, आपका कोड कभी ब्रेक होगा? API में चेंज आने से आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा। समझ आती है बात? हमें क्या करना चाहिए? एक मेथड बनाना चाहिए जिसमें पैरामीटर पास कर देना चाहिए। अब यहां से समस्या शुरू होती है। IOC की अगर हम बात करें, IOC कितनी चीजों के साथ डील करता है? किस किस चीज के साथ? ऑब्जेक्ट क्रिएशन, डिपेंडेंसी सेटिस्फैक्शन एंड लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। इसमें कहीं भी मेथड इन्वोकेशन नहीं आता है। जब हम मेथड इन्वोकेशन की बात करेंगे तो AOP मेथड इन्वोकेशन के साथ डील करता है। अब मेथड में पैरामीटर पास नहीं करवा सकते IOC का यूज करके, लेकिन ऑब्जेक्ट क्रिएट कराते समय हम कोई भी वैल्यू इंजेक्ट करा सकते हैं। मैंने आपको बताया कि हम कंस्ट्रक्टर में कुछ वैल्यू पास करवा सकते हैं। अगर हम चाहें तो इस स्टैटिक फैक्ट्री को हम एक नॉन स्टैटिक फैक्ट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनवाएं, उस ऑब्जेक्ट बनाते समय हम बता दें कि हमें रेशनल ऑब्जेक्ट चाहिए कि कॉम्प्लेक्स चाहिए। उसके बाद उसके ऊपर जब भी कोई मेथड कॉल करे गेट नंबर, तो वो कैसे नंबर देगा? जैसा आपने उसे बताया होगा, रेशनल या कॉम्प्लेक्स। दूसरे आदमी को कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बनवाने हैं, वो इसी क्लास का एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाए। एक क्लास के कितने ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं? कितने भी, यानी कि इस क्लास से हम डिफरेंट फैक्ट्रीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हर एक फैक्ट्री एक अलग टाइप को रिप्रेजेंट करे। मेथड कितने होंगे? एंड यूजर को एक मेथड एक्सपोज करेंगे, एंड यूजर के लिए इंटरफेस सिंप्लीफाइड हो जाएगा। बात समझ आ रही है कुछ? डिफरेंट क्लास स्टैटिक फैक्ट्री should not be used when a type has different implementations, which need to be instantiated using factory method, because in such a case a different factory method will be required for each implementation. And all these factory methods need to be exposed to the application programmers. For stop के बाद लिखेंगे, such exposure of implementation specific factory methods, exposure of implementation specific factory methods will result in maintenance problem, because each time implementations are changed, factory methods will be changed. फैक्ट्री मेथड्स विल बी चेंज्ड। फैक्ट्री मेथड बदलेंगे तो एंड यूजर को फिर नई API बतानी पड़ेगी, नए मेथड बताने पड़ेंगे। अब वो अपने बार बार अपना कोड बदलता रहेगा आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। पुराने कोड ब्रेक होते रहेंगे। किसी भी API में, किसी भी एप्लीकेशन में ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व by changing the different class static factory to different class non-static factory, as described by the following example. हाँ, क्यों नहीं यूज होती? आपको लिमिटेशन एक ही जगह बताई गई जहाँ एक टाइप की बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशंस हों। अब हर जगह ये समस्या नहीं होती कि एक टाइप की बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन है। यहाँ तो मैंने पहले से एग्जाम्पल ऐसा लिया हुआ था जिसके थ्रू मैं सारी चीज आपको एक्सप्लेन कर सकूं। क्या बंदरों ने आतंक मचाया हुआ है? गेट रेशनल कैन नॉट बी रिजॉल्व। यहाँ पर देखिएगा, हमने नंबर फैक्ट्री एक क्लास बनाई,
इस क्लास के अंदर अपना एक प्राइवेट डेटा मेंबर रख लिया जिसका यूज करके हम ट्रैक करेंगे कि यूजर को किस टाइप का नंबर चाहिए। इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते समय यूजर हमें टाइप बताएगा। उसके बाद इसमें हमने एक पब्लिक मेथड रखा जो एंड यूजर को एक्सपोज किया जाएगा। ये हमारा डिफरेंट क्लास नॉन स्टैटिक फैक्ट्री मेथड। अब हम इम्प्लीमेंटेशन स्पेसिफिक अपने अलग से नॉन पब्लिक मेथड रख सकते हैं जो एंड यूजर को एक्सपोज कभी नहीं करेंगे हम। कल को अगर दो नई इम्प्लीमेंटेशन आ जाती हैं तो हम यहाँ दो नई प्राइवेट मेथड बनाएंगे, अपने इस मेथड का कोड बदल देंगे। अभी हमने इसमें 2 कंडीशन लगाई हैं, इसमें 2 कंडीशन और बढ़ा देंगे। एंड यूजर हमेशा केवल क्या करेगा, ये मेथड कॉल करता रहेगा। कितनी जगह चेंज करना पड़ेगा इम्प्लीमेंटेशन बदलने से? एक जगह एपीआई में या एप्लीकेशन प्रोग्रामर को एपीआई में चेंज करना पड़ेगा। ये हम एपीआई एंड यूजर को एक्सपोज कर रहे हैं। ये तरीका ज़्यादा सही है या पहला तरीका ज़्यादा सही था? अब इसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने 2 ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िगर कर दिए, एक रेशनल फैक्ट्री नाम से, कॉम्प्लेक्स फैक्ट्री नाम से। अब मुझे ऑब्जेक्ट बनवाने हैं नंबर टाइप के नम नाम से। अगर मुझे रेशनल ऑब्जेक्ट बनवाने हैं तो मैं क्या लिखूंगा, रेशनल फैक्ट्री क्लास का कौन सा मेथड कॉल करना है? एंड यूजर के लिए उसमें एक ही मेथड एक्सपोज होगा, गेट नंबर। आज मुझे रेशनल ऑब्जेक्ट बनवाने हैं तो मैंने यहाँ पर रेशनल फैक्ट्री लिखा। कल को मुझे कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बनवाने होंगे तो क्या लिखूंगा, कॉम्प्लेक्स फैक्ट्री। मेथड बदलेगा? नहीं बदलेगा, मेथड एंड यूजर के लिए एक ही रहेगा, गेट नंबर, कितनी भी इम्प्लीमेंटेशन हो। अब देखिएगा, एंटर पी, रेशनल नंबर्स आ गए। अब मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, फैक्ट्री ऑफ फैक्ट्री बनाई जा सकती हैं। अभी हम ऑब्जेक्ट की फैक्ट्री बना रहे हैं, फैक्ट्री की फैक्ट्री बनाई जा सकती है। पैरामीटर के बेस पर डिसाइड कर लें कौन सा ऑब्जेक्ट बनाना है, उसे यूज़ किया जा सकता है। बात को समझ आई? ये हमारा चेंज हुआ है, नंबर फैक्ट्री क्लास हमारी बदल गई है। गेट नंबर तक लिखो, बाकी नीचे के 2 प्राइवेट मेथड सेम रहेंगे, वो पब्लिक की जगह बस प्राइवेट कर दिए गए। गेट रेशनल और गेट कॉम्प्लेक्स नॉन स्टैटिक कर दिया गया हमें। पता चलेगा अभी बहुत सारे, अभी जब डिपेंडेंसी सेटिस्फेक्शन आएगा तो आपको पता चलेगा किस किस तरह की वैल्यू को आप कैसे कैसे पास कर सकते हैं। हो गया? केवल गेट नंबर तक नोट करना, उसके आगे की चीज़ सेम है, बस प्राइवेट और नॉन स्टैटिक कर दिया गया उसे। कॉन्फ़िगरेशन बदल गई है। हो गया? ऑब्जेक्ट क्रिएशन से रिलेटेड चीज़ें समझ में आती हैं। कितने तरीके से कंटेनर से ऑब्जेक्ट बनवाया जा सकता है? 4 तरीके से। डायरेक्टली बनवाया जा सकता है, सेम क्लास स्टैटिक फैक्ट्री, डिफरेंट क्लास स्टैटिक फैक्ट्री और डिफरेंट क्लास नॉन स्टैटिक फैक्ट्री। फैक्ट्री क्यों यूज़ करें, डायरेक्ट किस केस में बनाएं, वो बता दिया गया आपको। किस फैक्ट्री में क्या समस्या आ सकती है वो भी आपको बता दिया गया, किसके लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ेगी इनमें से किसी भी चीज़ की, हम उसे यूज़ करेंगे। आईओसी का एक एस्पेक्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे डिपेंडेंसी सेटिस्फैक्शन की। आपको पढ़ के आना है किसी एक बीन की कितने तरह की डिपेंडेंसीज हो सकती है, उन्हें कितने तरीके से सेटिस्फाई किया जा सकता है। ठीक है? कोई लिख भी ले सकते हैं, प्रो स्प्रिंग ले सकते हैं, प्रो सीरीज आती है प्रोफेशनल्स के लिए। वर्जन देख लेना, वो 3 या उससे अबव होना चाहिए, क्योंकि अभी आपको फर्क नहीं पता चलेगा। जैसे ही हम MVC पे पहुंचेंगे तो सारी चीज़ बदली हुई है 3 में। अरे वाला नीचे रिकॉर्डिंग ले रहे, आपने करी है? फोन चेंज करो, फोन चेंज करो भाई बढ़ो तो सही। ये भाई आपका